जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी पीटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सीरीज में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं परफेक्शन आईएएस द्वारा जो 90 डेज का मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सभी को हम लोग इस सीरीज के माध्यम से रिवीजन करने वाले हैं। इसमें आपको मिलने वाला है टॉपिक आधारित प्रश्न, विस्तृत व्याख्या सहित एडवांस प्रश्नों का संकलन है बीपीएससी के नए पैटर्न पर आधारित। ठीक है, जितने भी स्टेट बेसिस एंड यूपीएससी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी को आपको टॉपिक वाइज रिवीजन हो जाएगा और कुछ नए प्रश्न भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पहले बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले कि इसका पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें हैं तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को रिवीजन करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और क्लास आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आएगा तभी ये सीरीज कंटिन्यू रह पाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं टाइम को बिना बर्बाद किए। 1857 का महान विद्रोह चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को माना जाता है। डलहौजी की हड़प नीति का मुख्यतः अर्थ क्या था? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन सही है उसी को हम लोग केवल पढ़ेंगे। सभी पढ़ने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और रिवीजन करना बहुत है। ठीक है, तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो इसीलिए केवल हम लोग वही ऑप्शन पढ़ेंगे जो सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई राजा निसंतान मर जाता था तो उसकी रियासत को कंपनी के अधिकार में ले लिया जाता था एवं देसी नरेशों का गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। यदि कोई राजा निसंतान मर गया तो उसकी जो रियासत है कंपनी के अधिकार में ले लिया जाता था एवं जो नरेश है उसको गोद लेने का भी अधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये हड़प नीति था डलहौजी का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। देखिए, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार ये यदि कोई देसी नरेश निसंतान मर जाता था तो उसकी रियासत कंपनी के अधिकार में चली जाती थी तथा देसी नरेशों को गोद लेने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। इस नीति का सहारा लेकर लॉर्ड डलहौजी ने एक के बाद एक करके सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, संबलपुर और सैदपुर की रियासतें हड़प ली थी। कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कुशासन के आधार पर किस क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था? तो अवध को मिलाया गया था, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है, आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको नहीं की पहचान करनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू या मुस्लिम धर्म का गुणगान करना। तो ये बिल्कुल गलत है। ईसाई धर्म अपने धर्म का गुणगान करेंगे, न कि हिंदू मुस्लिम का, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सही इसमें गलत कथन की पहचान करनी थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, डलहौजी की गोद निषेध प्रथा या हड़प नीति सही है। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण वाली नीति ये भी सही है। सैनिक असंतोष, तो ये सभी था 1857 के विद्रोह का कारण। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण धार्मिक कारण भी था। सन 1813 ईस्वी में पूर्व ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 1813 ईस्वी में कंपनी के आदेश पर पत्र द्वारा उन्हें भारत आने का अवसर मिला। भारत आने के बाद ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू एवं मुस्लिम धर्म की निंदा किया है। इसके साथ साथ भारतीयों को ईसाई बनने की मुहिम चला दी गई थी। स्कूलों, अस्पतालों एवं जेलों को ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम बनाया गया था। साथ ही धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई थी। ये 1857 की क्रांति के विद्रोह पर आधारित पुस्तकें हैं। तो आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह से संबंधित और महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। टी.आर. होम्स का द्वारा लिखी हुई पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, टी.आर. होम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी।
एशियन सेन के द्वारा 1857 सर सैयद अहमद खान द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। अशोक मेहता का मोस्ट इंपॉर्टेंट है द ग्रेट रिवोल्ट, ये बहुत बार पूछा गया है। द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो आप सभी को पता है सैनिक असंतोष था। चर्बी वाले कारतूस सैनिक असंतोष के कारण ये हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण सैनिक असंतोष था। कंपनी के अधिकारी सेना में भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार करते थे। सेना के उस पदों पर केवल अंग्रेज ही नियुक्त किए जाते थे। अंग्रेजी सैनिक एवं अधिकारी भारतीय सिपाहियों को निम्न श्रेणी का समझते थे। सन 1857 ईस्वी में एक कानून द्वारा सैनिकों को प्राप्त मुफ्त पत्र व्यवहार की सुविधा समाप्त कर दी गई थी, जिससे सैनिक असंतुष्ट थे। साथ ही चर्बी वाले कारतूस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही घटना नई बंदूकों में ये प्रयोग सैनिकों को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत में सैनिकों में असंतोष के कारण थे। क्या कारण थे? तो देखिए सभी कारण थे। सेना में ईसाई धर्म का प्रचार, अंग्रेज अफसरों का पक्षपातपूर्ण रवैया, ठीक है। सेना में उच्च पद पर अंग्रेज अफसर ही थे और वे पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते थे। सिपाहियों को धर्म चिन्हों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध थे। ये सभी कारण थे 1857 की क्रांति का। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की महान क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कुट से सुनकर उत्तर दें। इसमें सत्य कथन की आपको पहचान करनी है। कभी भी क्वेश्चन को पढ़िए तो देख लीजिए कि इसमें सही कथन की पहचान करनी है या गलत कथन की, ठीक है। पहला कथन है मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध मार्च 1857 को आवाज उठाई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो देखिए बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया एवं अगले दिन वे दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पर अभियान शुरू किया गया। उस समय दिल्ली में राजनीतिक एजेंट कौन था अंग्रेजों का? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइमन फ्रेजर था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए मेरठ में विद्रोह पर जब सैनिक 11 मई को दिल्ली पर कब्जा करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर था। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया है। इसकी हत्या विद्रोही सैनिकों ने कर दी। इसके अलावा सिपाही ने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारते हुए दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण नहीं था? तो देखिए अंग्रेजों द्वारा भारतीय के साथ भेदभाव ये राजनीतिक कारण नहीं था। अवध के साथ विश्वासघात, गोद निषेध प्रथा, सहायक संधि प्रणाली, ये सभी था। लेकिन राजनीतिक कारण की बात यहाँ पे पूछी जा रही है तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के साथ भेदभाव तो हो रही थी लेकिन ये राजनीतिक कारण नहीं था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन कौन से राजनीति के कारण थे चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सहायक संधि प्रणाली, गोद प्रथा की समाप्ति, अवध के साथ विश्वासघात, बहादुर शाह का अपमान, ठीक है। ये सभी राजनीतिक कारण के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु कौन सा नया अधिनियम बनाया था? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 बनाया था। कौन बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु ये अधिनियम बनाया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी के बंगाल की सेना में भर्ती होने वाले नव सैनिकों को सेवा हेतु कहीं भी भेजने हेतु सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 बनाया था। ब्राह्मण समुद्र यात्रा को धर्म एवं जाति के विरुद्ध मानते थे, अतः भारतीय सैनिक समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी समझदार व्यक्ति यह देख सकता था कि सुरंग तैयार थी और गाड़ी भी तैयार थी तथा कोई भी संभावना बहुत सरलता से उसमें चिनगारी लगा सकती थी। चर्बी लगे कारतूस की कहानी ने वह चिनगारी सुलगा दी और
उससे जो धमाका हुआ उससे भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। यह कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किस इतिहासकार का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कथन वाले आजकल प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी आपको पढ़े होंगे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। देखिए इसका सही उत्तर आरसी मजमूनदार का ये कथन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए उपयुक्त कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार ने कहा है। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र का है। दूसरा कथन भी ध्यान रखिए, 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। यह किसका कथन है? तो विपिन चंद्र का। 1857 के विद्रोह का आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में इसने राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। यह कथन प्रसिद्ध इतिहासकार एसएन सेन का है। बीपीएससी में कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा कथन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। तो ये आरसी मजूमदार का कथन है। तो कथन आप लोग एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की नींव तैयार करने वाले निम्नलिखित कारकों में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो देखिए इसमें आपको मद्रास के किसानों पर भारी करारोपण ये नहीं शामिल किया जा सकता है, बाकी के सभी शामिल किया जा सकता है। ईसाई धर्म स्वीकार करने का दबाव था 1857 का, ये भी कारण था। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन यानी कि विलय की नीति भी थी महत्वपूर्ण। मद्रास के किसानों पर भारी करारोपण ये नहीं था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उनके पति का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि विलय की नीति, हड़प की नीति के तहत उसने उनके राज्य को छीन लिया था। विद्रोह की यह लहर सिर्फ बड़े केंद्र तक ही सीमित नहीं रही। बंगाल के सभी सैनिक छावनियों और बम्बई की भी कुछ छावनियों को इसने अपनी लपेटे में ले लिया। सिर्फ मद्रास अछूता रहा था। ठीक है, इसमें सिर्फ मद्रास अछूता रहा। वहाँ सैनिक अपने अंग्रेज अफसर के प्रति निष्ठावान बने रहे थे। वहाँ के सैनिक नहीं विद्रोह किए थे। तो मद्रास एक जगह था, आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें आपको क्या देखना है? असत्य कथन। इनमें से कौन से कथन असत्य हैं? तो देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत दिल्ली से हुई, तो बिल्कुल गलत है। दिल्ली नहीं बल्कि मेरठ से हुई थी। मंगल पांडे का संबंध 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से था, तो बिल्कुल सही है। अगर आप घटना चक्र बुक को देखेंगे तो यहाँ वहाँ से अगर नहीं रिवीजन कर पाए हैं तो यहाँ आपका सभी प्रश्न रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि स्टेट विशेष में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को इसमें शामिल किया गया है और यूपीएससी के भी प्रश्न शामिल किए गए हैं। ठीक है, 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से आज़ादी की पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन कारण नई एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग था। कुछ छावनियों में मिशनरियों को ईसाई धर्म प्रचार की पूरी छूट थी। इसी कारण सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो देखिए आपको ध्यान रखना है, कर्नल सेट लेगर, कर्नल वायलेस, लेफ्टिनेंट कर्नल गिब्बस, ये सभी हैं। इनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है। किनका नाम जुड़ा है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए केंद्र दिल्ली में बहादुर शाह जफर सैनिक नेतृत्व वक्त कहाँ कर रहे थे? दमनकर्ता निकलसन हडसन। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे के नेतृत्व में कैंपवेल यहाँ पे दमन करता थे अंग्रेजों के सैनिक। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से ये नेतृत्व कर रहे थे सेना का। झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और हीरोज अंग्रेजों की तरफ से सेना का नेतृत्व। जगदीशपुर से कुंवर सिंह अंग्रेजों की तरफ से विलियम टेलर और विसेंट आयर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन सी सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए 11 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली के लाल किले पर अधिकार कर
बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई तथा नाना साहब ने कमान संभाला। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह शुरुआत की। तो लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, इन्होंने 4 जून 1858 को विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शासकों एवं सरदारों ने तरंगरोधकों का कार्य किया, अन्यथा इसने हमें एक झांके में ही बहा दिया होता। 1857 के विद्रोह के असफल होने पर किस अंग्रेज व्यक्ति ने यह टिप्पणी की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए लॉर्ड कैनिंग ने की थी। लॉर्ड कैनिंग का ये टिप्पणी था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए 1857 के विद्रोह के असफल होने पर भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने यह टिप्पणी की थी। जेम्स आउटरम एवं टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र बताया था। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र 1857 की क्रांति है, ये किसके द्वारा बताया गया था? तो जेम्स आउटरम के द्वारा। टी.आर. होम्स ने विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता का विश्व युद्ध बताया था। डिसरायली ने विद्रोह को राष्ट्रीय संघर्ष कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के निम्न परिणामों में से कौन से परिणाम भारतीयों के लिए सकारात्मक ऊर्जा देने वाले नहीं थे? तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों की देसी राजाओं से मित्रता को बढ़ावा। ये सकारात्मक परिणाम इससे नहीं मिल सकता था। ठीक है, क्या क्या सकारात्मक परिणाम? तो देखिए इससे भारतीयों के मनोबल में वृद्धि हुई, इससे भारतीयों में एकता की भावना बढ़ी 1857 की क्रांति से। इससे भारत में राजनीतिक जागृति भी बढ़ी थी। भले ही असफल रहा था ये क्रांति, लेकिन बहुत से चीजें सीखने को मिला था भारतीयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसमें आपको सत्य कथन की पहचान करनी है, इसमें दोनों आपके सही हैं। इस विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि ब्रिटिश संसद की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया तथा ब्रिटिश क्राउन को भारत का सम्राट माना था। ठीक है, कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। 1857 की क्रांति के परिणाम था। विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत में धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया था। ठीक है, जो कि बिल्कुल छूट था, लेकिन विद्रोह के बाद धर्म परिवर्तन पर अंकुश लगाया गया था। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रमुख परिणाम इस प्रकार रहे हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने भारत के सामंती तत्वों जैसे राजा राजवाड़ों एवं जमींदारों के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया एवं इन्हें नाराज करने की जगह इन्हें सहयोगी बनाने पर जोर दिया। इस विद्रोह का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि सैन्य संगठन में भी बदलाव किया गया। यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 निश्चित किया गया। उच्च वर्ग के हिंदुओं की सेना में भर्ती बंद कर दी गई। तोपखाने की व्यवस्था यूरोपीय लोगों के हाथ में कर दी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के परिणामों पर विचार करें। परिणामों पर विचार करना है, इसमें सत्य क्या है आपको पहचान करना है, कौन से परिणाम सत्य थे। तो देखिए भारत सचिव के साथ 10 सदस्यीय भारतीय परिषद स्थापना बिल्कुल गलत है, नहीं हुई थी। दूसरा है सैन्य पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। तो आप सभी को पता है पील आयोग गठित की गई थी सेना के पुनर्गठन हेतु। दूसरा सही है, भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय का अनुपात बढ़ा दिया गया। तो बिल्कुल सही है, इसमें 2 और 3 सही है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ था, परिणाम हुआ था, तो देखते हैं एक बार। भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया तथा भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को अब आज तरह कहा जाना लगा। भारत सचिव के साथ 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी। 10 नहीं बल्कि 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की स्थापना की गई थी सचिव के साथ। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा सेना पुनर्गठन के लिए स्थापित पील आयोग की रिपोर्ट पर सेना भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियों का अनुपात बढ़ा दिया गया था। ठीक है, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति परित्याग कर सरकार ने रजाओं को गोद लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी एवं कमल था, जिसका संकेतक अर्थ क्या था? तो देखिए इसका सांकेतिक अर्थ था अंग्रेजों को भगाने के लिए हम भारतीयों की रोटी सुरक्षित होगी, तभी हमारा देश कमल सा खिल उठेगा। ये पर इसका अर्थ था। रोटी एवं कमल का अर्थ क्या था?
अंग्रेजों को भगाने से हम भारतीयों की रोटी सुरक्षित होगी तथा तभी हमारा देश कमल सा खिल उठेगा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका वैजाबाई ने गद्दारी की थी। तो बिल्कुल सही है, गद्दारी की थी वैजाबाई ने। इसमें आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र दामोदर राय था। बिल्कुल सही है। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम संस्कार उनका वफादार नौकर रामचंद्र राव देशमुख ने किया था। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। 1842 ईस्वी में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ था। 1853 ईस्वी में उनके पति गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी अपनी राज्य हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करना चाहता था। ठीक है, हड़प नीति के तहत। आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान 1858 ईस्वी में सर ह्यूरोज के नेतृत्व में झांसी के किले को विजित करने के लिए सेना भेजी गई। रानी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तथा अंग्रेजी सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ाई की। 18 जून 1858 ईस्वी को 23 वर्ष की उम्र में ग्वालियर में ह्यूरोज की सेना से लड़ते ही वह वीर गति को प्राप्त हो गई थी। उनका उम्र 23 वर्ष था। ठीक है, जब वो मारी गई थी तो उनका वीर गति की प्राप्त हुई थी, तो 23 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, ये डेट पूछा जाता है कब वीर गति को प्राप्त हुई थी झांसी की रानी। तो 18 जून 1858 आपको ध्यान रखना है। निम्न कथनों पर विचार करें। इनमें आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें तीनों सही है, ऑप्शन डी सही है। तात्या टोपे ने अपने सैनिकों के साथ अप्रैल 1859 तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी थी। तो पहला सही है। दूसरा है, तात्या टोपे जब ग्वालियर के पास शिवपुरी के जंगल में सो रहे थे तभी नरवर के राजा मानसिंह ने उन्हें धोखे से पकड़वा दिया था। ठीक है, तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई थी। तो इनमें से तीनों सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। तात्या टोपे का जन्म सन 1814 ईस्वी में महाराष्ट्र के नासिक जिले के थेवला गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना का बहादुरी पूर्वक सामना किया था। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहब एवं झांसी की रानी के साथ अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। ग्वालियर पर अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद तात्या टोपे नाना साहब के भतीजे राव साहब के साथ भाग गए थे। अंततः शिवपुरी के जंगल में सोते हुए अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उन्हें फांसी दे दी गई थी। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्षेत्र और क्षेत्र से संबंधित कौन नेतृत्व करता थे, इसे मैच करना है। तो देखिए, बनारस से कौन थे, तो लियाकत अली थे बनारस से। संभलपुर से सुरेंद्र साई थे। रायपुर से कौन थे, रायपुर से आपको याद रखना है, रायपुर से नारायण सिंह थे। मंदसौर की बात होगी तो फिरोज शाह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र एवं नेतृत्वकर्ता जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कानपुर से नाना साहब, सुल्तानपुर से शाहिद हसन, लखनऊ से बेगम हजरत महल, ग्वालियर से तात्या टोपे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान। ठीक है, गोरखपुर की बात करें तो यहाँ से गजाधर सिंह थे। मथुरा से देवी सिंह, असम से मनीराम देवन, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैरकपुर से मंगल पांडे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सन 57 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। तो ये कथन आपको किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर 1857 का विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था, इनके द्वारा कहा गया था। बिपिन चंद्र पाल ने विद्रोह के बारे में कहे हैं कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। तो ये बिपिन चंद्र पाल का कथन है। एस एन सेन का 1857 के विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह का ही था, किंतु बाद में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। तो ये हम लोग 2 बार रिविजन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1857 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो आपको सही कथन की पहचान करनी है, इनमें से कौन से कूट सही है। तो चलिए देखते हैं। इसमें सी सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हैं। देखिए, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से
भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। यह अधिनियम देश में प्रशासन में बिना किसी लोकतंत्र सहभागिता वाले निरंकुश सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह अधिनियम 1857 के सैनिक विद्रोह के कारण लाया गया। इस अधिनियम की मुख्य बातें हैं, ध्यान से सुनिए। भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज को दे दिया गया। गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाए। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना था। ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दोहरी शासन व्यवस्था अब समाप्त कर दिया गया था। भारत में सचिव पद का निर्माण किया गया। लॉर्ड स्टैनली प्रथम भारत सचिव रहा था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 की जगह 10 दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन से इनमें से सही है। तो 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रशासन नियंत्रण में परिवर्तन सीमित रहा। प्रशासन के तौर तरीकों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से बेमेल है, चयन करना है आपको। तो इसका बेमेल देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये पुस्तक के लेखक थे शशि भूषण चौधरी। यहाँ पर चार्नर बार दिया है जो कि गलत है। बेमेल की पहचान करनी थी, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी पुस्तक के लेखक थे शशि भूषण चौधरी। ठीक है। नेक्स्ट है रिबेलियन 1857, ये पूरन चंद्र जोशी इसके लेखक हैं। द सिपोई म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 पुस्तक के लेखक आरसी मजमूदार हैं। ये पुस्तक आपको ध्यान रखना है। थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी शशि भूषण है। कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, देखिए, थ्योरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी शशि भूषण, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स थे। सिपोई म्यूटिनी 1857 ए सोशल स्टडी एंड एनालिसिस की पुस्तक के लेखक सर प्रसाद चट्टोपाध्याय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स थे। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करें और कुट को चुनकर सही उत्तर की पहचान करनी है। देखिए, कथन और इतिहासकार दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें कथन देखना है और कौन इतिहासकार से संबंधित है। तो देखिए, ए है 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था, तो ये कथन है जॉन ब्रूस नॉर्टन का कथन है। ठीक है। 1857 का विद्रोह संचित संयोग से उपजा राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कथन है डिसरौली का कथन है। ठीक है, बी का 4 हो जाएगा। और सी है 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था, ये कथन था विलियम हॉवर्ड रसेल का कथन था। ठीक है। वर्ष 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था, ये कथन किसका है, तो ये कथन हो जाएगा आपको जेड रॉबर्टसन का कथन है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए, सर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने कहा है कि 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी। सर जॉन लॉरेंस ने कहा कि 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। तो ये लॉरेंस का कथन है कि गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी 1857 की क्रांति। तो ये सभी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह भारतीयों के लिए सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रहे। इस विद्रोह के प्रभाव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सकारात्मक नहीं रहे। भारतीयों के लिए कौन से कथन है जो कि सकारात्मक नहीं रहे, तो देखिए, राष्ट्रीय भावना में कमी, ये सकारात्मक नहीं रहे। बाकी आत्मबल में वृद्धि हुई थी, राजनीतिक जागृति हुई थी, व्यापक संगठन की प्रेरणा मिली थी, ये 1857 क्रांति की सकारात्मक परिणाम रहे थे। लेकिन राष्ट्रीय भावना में कमी नहीं की, बल्कि बढ़ोतरी हुई थी, कमी की जगह बढ़ा था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी केवल 4 हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, इससे भारतीयों के आत्मबल में वृद्धि हुई, भारतीयों की राजनीतिक जागृति में भी वृद्धि हुई थी। आगे देखते हैं। इससे क्रांतिकारियों को व्यापक संगठन की प्रेरणा प्राप्त हुई। इससे भारतीयों में एकता की प्रेरणा की प्राप्ति हुई थी। लेकिन इस विद्रोह के कुछ परिणाम भारतीयों की दृष्टि से हानिकारक एवं अंग्रेजों के लिए सकारात्मक रहे। वे इस प्रकार हैं। भारतीयों के लिए हानिकारक लेकिन अंग्रेज के लिए सकारात्मक की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है। सत्ता का हस्तांतरण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई, तो ये तो ब्रिटिश के लिए ही सकारात्मक था। इससे अंग्रेजों की सतर्कता में वृद्धि हुई। फलस्वरूप अंग्रेजों ने सेना में सैन्य सामग्री का एकाधिकार कर लिया। भारतीयों के अस्त्र शस्त्र रखने पर रोक लगा दी गई थी। देशी राजाओं से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए गए। पश्चात सभ्यता के प्रभाव में वृद्धि इत्यादि ये अंग्रेजों के सकारात्मक परिणाम रहे थे 1857 की क्रांति के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह हेतु मुख्यतः भारतीय सेना की उत्तरदायित्व थी, अतः इसने पूर्णतः पुनर्गठन किया गया। सेना पुनर्गठन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो सेना पुनर्गठन से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। देखिए, पहला है इनमें से कौन से कथन क्या सही पूछा गया है, कौन से कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:3 कर दिया गया। पहला सही है। सेना और तोपखाने में ऊंचे पद पर केवल यूरोपीय के लिए आरक्षित किए गए, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। देखिए, चौथा गलत है। कंपनी की यूरोपीय सेना को हटाकर ब्रिटिश सरकार ने अपना सेना की तैनाती की। कंपनी की यूरोपीय सेना को हटाकर नहीं, कंपनी की ही सेना थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने अपना सेना की तैनाती की, तो ये 4 नंबर गलत दिया हुआ है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कंपनी की यूरोपीय सेना को हटाया नहीं गया था, बल्कि कंपनी यूरोपीय सेना ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। अनुपात 1:2 कर दिया गया। मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में अनुपात 1:3 कर दिया था। 1 भारतीय और 3 अंग्रेज, इस तरह से 1 भारतीय 2 अंग्रेज। भारत में यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। 1857 के भारत में 40,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसे बढ़ाकर 65,000 कर दी गई। वहीं भारतीय सैनिकों की संख्या में कटौती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, इनमें से कौन से कथन सही हैं? सही कथन की पहचान करनी है। सती प्रथा उन्मूलन निमित्त सर्वप्रथम बम्बई प्रेसिडेंसी में किया गया, तो बिल्कुल गलत है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की, तो बिल्कुल गलत है। 50 में नहीं की थी। कब की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सही क्या है। देखिए, 1829 में ब्रिटिश सरकार ने राजा राममोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून पारित करके इसके 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाने पर रोक लगा दिया। सबसे पहले यह नियम बंगाल में लागू हुआ था, न कि मद्रास में, तो आपको ध्यान रखना है बंगाल में लागू किया गया था सर्वप्रथम। फिर 1830 में यह मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिलाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजा राममोहन राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, यहाँ से आपको शुरू हो गया है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का दूसरा सुधार आंदोलन था, दूसरा नहीं था। ये गलत दिया हुआ है। इसमें आपको सत्य कथन की पहचान करनी थी। देखिए, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, तो बिल्कुल सही है। राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की, तो बिल्कुल सही है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन सही दिया हुआ है। इस तरह से सही उत्तर 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए,
राजा राम मोहन राय 1872 से 1833 को प्रायः भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जो आधुनिक पाश्चात्य विचारों पर आधारित था, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म का दूसरा नहीं बल्कि पहला सुधार आंदोलन था, इससे पहले नहीं हुआ था। तो वहाँ पर दूसरा दिया है, इसलिए गलत हो गया था। 1815 में उन्होंने कलकत्ता में आदमी सभा की स्थापना की। एकेश्वरवाद के कट्टर समर्थक राजा राममोहन राय ने स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों की मौलिक समानता में विश्वास रखते हैं। उन्होंने दूसरे धर्मों की उन बातों को ग्रहण किया जिन्हें वे हिंदू धर्म के योग्य समझते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के योगदानों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, नए धर्म की स्थापना करना एक मुख्य उद्देश्य था, नहीं। ब्रह्म समाज का ये उद्देश्य था नहीं था कि एक नए धर्म की स्थापना की जाए। बाकी के दोनों सही हैं, इसमें आपको नहीं की पहचान करनी है। परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है, बिल्कुल सही है। ये ब्रह्म समाज के योगदान था, मतलब उनके द्वारा ये बताया गया था कि पर ब्रह्म निर्गुण एवं निरंकार है। कर्म फल में विश्वास एवं अहिंसा का स्थान प्रमुख था ब्रह्म समाज को। ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। तो दो डेट इंपॉर्टेंट है। 1829 में इनके प्रयासों से सती प्रथा पर कानून बनाया गया था विलियम बेंटिंक के द्वारा, और एक साल पहले आपको ध्यान रखना है कि ये ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। 1815 डेट भी बहुत बार पूछा गया है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। 1817 भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डेविड हेयर की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इनकी प्रमुख कृतियों में तुहफतुल मुवाहिदीन, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट एवं प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस थी इनकी प्रमुख कृति है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि प्रदान की थी। ब्रह्म समाज में प्रथम फुट 1865 ईस्वी में एवं दूसरी फुट 1878 ईस्वी में हुई थी, इनके मरने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, ब्रह्म समाज के योगदान को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके योगदान देखिए, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरुद्ध हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना, ये योगदान था। बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध हुआ था। एक व्यक्ति एक से ज्यादा पत्नी भी नहीं रख सकता, ये इनके द्वारा विरोध किया गया था। नैतिकता पर बल एवं कर्म फल में विश्वास, नैतिकता पर बल दिया गया था, कर्म फल में विश्वास के बारे में बताया गया था। छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध, ये सभी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखते हैं, बहुदेववाद तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना था, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां पनप रही थी। बहुपत्नी प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध, नैतिकता पर बल एवं कर्म फल में विश्वास, छुआछूत, अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव का विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए, इसमें कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, धर्म सभा की बात होगी तो राजा राधाकांत देव आपको ध्यान रखना है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, बहुत बार पूछा गया है। और ब्रह्म समाज की बात होगी तो आप सभी को पता है, राजा राममोहन राय, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की रचना है। इस तरह से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए। देखिए, राजा राधाकांत देव ने ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का विरोध करने हेतु धर्म सभा का गठन किया था। आचार्य केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्र नाथ टैगोर में मतभेद हो जाने के कारण 1865 में सेन को आचार्य की पदवी से बर्खास्त कर दिया गया। 1866 में सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज एवं देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। 1866 में सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज एवं देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज दो भाग में बट गया था। भारतीय ब्रह्म समाज की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है, सेन के द्वारा, ठीक है, केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है देवेंद्र नाथ टैगोर। ये ब्रह्म समाज का ही दो रूप हो गया था। ब्रह्म समाज अगस्त 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज का गठन किया, जिसे बाद में नाम परिवर्तन करके ब्रह्म समाज सभा का नाम परिवर्तित करके समाज हो गया था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो नहीं की पहचान करनी है। तो देखिए,
इसमें सही दिया हुआ है, विद्यासागर के लेखक ने बंगाली भाषा के विकास में उल्लेखनीय मदद की, बिल्कुल सही है। दूसरा, उन्हें कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में से विद्यासागर की उपाधि मिली थी, बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा है, इसरो की शिक्षा के प्रसार को लेकर उनमें बहुत उत्साह था, तो ये भी सही है। चौथा गलत है, विद्यासागर ने विधवा विधवा विवाह का समर्थन नहीं किया बल्कि किए थे, ठीक है। विधवा विवाह का समर्थन इन्होंने ही किया था, तो ये 4 गलत हो जाएगा। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन की पहचान करनी थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। संस्कृत भाषा और दर्शन में अगाध पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में भी संस्कृत कॉलेज ने इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी थी, ठीक है। आगे देखते हैं। उस समय हिंदू समाज में विधवा की स्थिति बहुत शोचनीय थी। इन्हीं के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह के लिए लोकमत तैयार हुआ तथा विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्होंने बांग्ला भाषा के गद्य को सरल एवं आधुनिक बनाया, बांग्ला लिपि को भी सरल तथा तर्क सम्मत बनाया। स्त्री शिक्षा के समर्थन भी बेथीन की सहायता से गर्ल्स कॉलेज की स्थापना की। लगभग 35 स्कूल खुलवाए थे। सुधारक के रूप में इन्हें राजा राममोहन राय का उत्तराधिकारी समझा जाता था, ठीक है, क्योंकि उनके बाद यही काम किए थे। इस तरह से समाज सुधार के क्षेत्र में राजा राममोहन राय के बाद ये दूसरे व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें उत्तराधिकारी का उपाधि दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के सकारात्मक योगदानों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो देखिए, ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। यदि पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती नहीं दे सका, ये नहीं शामिल किया जा सकता। सकारात्मक की बात हो रही है, ये नकारात्मक में आ जाएगा। सही उत्तर की बात करें तो इसमें ये मतलब कि सकारात्मक में क्या क्या आएगा, इसने लोगों में स्वतंत्रता एवं समानता का भाव जागरूक किया, तो ये सकारात्मक परिणाम थे। इसने भारत में तर्कवाद को बढ़ावा दिया, ये भी सकारात्मक। इसने पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के ये सभी सकारात्मक परिणाम थे, लेकिन बी गलत हो जाएगा, मतलब कि सही उत्तर नहीं की पहचान करनी थी। तो यह पुरोहितों के एकाधिकार को चुनौती नहीं दे सका था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी थी। इन सब के अलावा इसने मध्य धर्म में नई समझ एवं चेतना जागृत की तथा इसके उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने लोगों की शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति को एक नया स्वरूप दिया, जो अनौपचारिक शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गई थी, ठीक है। इस आंदोलन ने लोगों में सामाजिक भेदभाव एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना भी जागृत की इत्यादि सभी हैं, ठीक है। ये सभी सकारात्मक परिणाम है धार्मिक सुधार आंदोलन के, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव पर तो देखिए, इसमें आपको देखना है कौन से परिणाम थे जो नकारात्मक हुए थे। तो देखिए, नकारात्मक में ये पहला हो जाएगा, सुधार आंदोलनों में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज्यादा महत्व दिया जाने से संस्कृति के अन्य क्षेत्रों जैसे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपस्थित हो गए थे। तो ये सही है, ये इसके नकारात्मक परिणाम थे। बाकी 2 सकारात्मक परिणाम थे, इसमें आपको नहीं की पहचान करनी थी। नकारात्मक प्रभाव, ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है। धार्मिक सुधारों ने सांप्रदायिक सौहार्द एवं आपसी भाईचारा को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि बढ़ावा दिया था। ये सकारात्मक परिणाम थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए। भारत में धर्म एवं समाज सुधार के संबंध के नकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में केवल कथन एक सत्य है। धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा तथा लोगों में आपसी भाईचारा कम हुआ। हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में भी संकुचित होकर रह गए तथा उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के उद्भव के विविध कारणों में कौन एक सही नहीं है, तो इसमें नहीं की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत की राजनीतिक एकता में कमी
हुई थी, तो ये सही नहीं है। बाकी ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन सही है। प्रेस का विकास ये भी सही है। भारतीय देसी ज्ञान का विस्तार ये सभी हुआ था। ये सभी के परिणाम स्वरूप ही सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का उद्भव हुआ था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में पश्चिम वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद एवं मानवतावाद के सिद्धांत पर भारतीय जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भारतीयों के साथ साथ कतिपय यूरोपीय विद्वान तथा विलियम जोन्स, मैक्स मुलर आदि ने भी इन आंदोलनों को सहयोग प्रदान किया। इसके साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके साथ साथ आर्थिक विपन्नता के साथ ही सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, भेदभाव आदि भी सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के मुख्य कारण थे। अगर ये नहीं रहता तो फिर सुधार करने की बात ही नहीं रहती। अगर सामाजिक कुरीतियां नहीं रहती, अंधविश्वास, भेदभाव आदि नहीं रहता, तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की बात ही नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को सुधार करने के लिए आंदोलन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थाओं एवं उनके संस्थापकों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको नहीं की पहचान करनी है। देखिए, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय बिल्कुल सही। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। बंगला ब्रह्म समाज ये गलत दिया हुआ है। बंगला ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, बंगला ब्रह्म समाज की बात नहीं है यहाँ पर। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा, साधारण ब्रह्म समाज भी केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। देवेंद्र नाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। केशव चंद्र सेन 1858 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए थे। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। तो ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रार्थना समाज से संबंधित है? उपयुक्त कथन, सही कथन कौन कौन से हैं प्रार्थना समाज से संबंधित? तो देखिए, आत्मारंग पांडुरंग ने कलकत्ता में इस संगठन की स्थापना की थी, तो बिल्कुल गलत है। कलकत्ता में नहीं की थी। इसकी स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की मदद से की गई थी, तो बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज की पूर्ववर्ती परमहंस सभा थी। पूर्ववर्ती परमहंस सभा थी। इसमें 2 और 3 सही हैं। समाज हिंदू रूढ़िवादिता के साथ टकराव पर निर्भर था, तो ये गलत है। 2 और 3 सही दिया हुआ है। इस तरह से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, बाकी के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।